पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की, प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की। नवगठित मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के 20 युवाओं को दक्षिण भारत के कोयंबटूर शहर के भ्रमण का मिला मौका। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की समुचित उपलब्धता के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों योजनाओं से युवाओं को देश में रोजगार के काफी अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में ज्यादा लक्षित दृष्टिकोण की जरूरत है और पीएम विश्वकर्मा योजना इस सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को न केवल बनाए रखना है पर उनका विकास करना भी है। वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता दे रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदार को आसानी से ऋण मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान भारत के शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए है और इसका उद्देश्य उनको अपनी कला, क्षमता और उनके सामान की पहुंच बढ़ाने के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की। श्री बघेल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को केंद्र की योजना का बेहतर लाभ दिलाने के लिए जनगणना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कोयले में बढ़ी हुई पेनल्टी की रॉयल्टी और जीएसटी पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और एक तो जनगणना, जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आरक्षण के मामला है, जब आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। और 2-3 तो पुराने विषय थे जीएसटी को लेकर। दूसरा जो कोयला का मामला है, एक नया मुद्दा जो बजट में हम लोग शामिल किए हैं, दुर्ग से रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया कि हमको मिले।
मुख्यमंत्री ने बताया कि होली पर अपने भिलाई निवास में उन्होंने साथियों के साथ रंग गुलाल खेला और ढोल नगाड़ों के साथ फाग गीत भी खूब गाए। इस आयोजन का वीडियो प्रधानमंत्री ने भी देखा और इसका जिक्र मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान किया। भारत राष्ट्र समिति BRS की विधान परिषद सदस्य के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। के कविता आज सुबह दिल्ली के ED कार्यालय पहुंची। पेश है एक रिपोर्ट। आज ईडी के समक्ष पेशी होनी है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता से हैदराबाद में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। कविता को यह समन हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सोमवार रात इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद भेजा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके अलावा इस मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि पिल्लई ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के वास्ते सांठगांठ की। गौरतलब है कि ईडी ने विधान परिषद सदस्य के कविता को दिल्ली आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर समन जारी किया था। विकास की राह में चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। कोरोना महामारी और अब रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद भी विकास के अन्य मानकों जैसे सरकारी व्यय में वृद्धि, राजस्व और GST संग्रह में तेजी से साफ पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.68 लाख करोड़ के पार हो गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 23% अधिक है। वहीं शुद्ध कर संग्रह 13.7 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है। ये सरकार की स्थिर नीतियों का परिणाम है कि कर संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के नवगठित मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के 20 युवाओं को दक्षिण भारत के कोयम्बटूर शहर के भ्रमण का मौका मिला है। उन्हें यह मौका भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा दिया गया है। जिले के खड़गांव निवासी इन 20 आदिवासी युवाओं में भ्रमण को लेकर खासा उत्साह है। उनका कहना है कि भ्रमण के दौरान उन्हें तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता को जानने और समझने का मौका मिलेगा। ट्रैवल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए तमिलनाडु कोयम्बटूर जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे क्षेत्र से जा रहे हैं जो पहली बार मतलब एकदम नक्सल प्रभावित एरिया से जा रहे हैं। तो हम लोग का यही वो रहेगा कि सोच वहाँ अच्छे चीज़ देखें, अच्छे चीज़ मतलब भ्रमण करें और मतलब सीख कर आए यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आज हमें नेहरू युवा केंद्र और बटालियन की सहायता से हमें एक नए जगह, एक नए राज्य घूमने को मिल रहा है और वहाँ के परिवेश, वेशभूषा, आचार विचार जानने को मिल रहा है कि हम एक छोटे से खड़गांव के हैं और एक सुदूर जंगल वन से हैं, हम उतना दूर जा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अपन एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र से है, जो आज हमें एक इतना मौका मिले कि आज बाहर स्टेट घूमने जा रहे हैं। अपन एक आदिवासी हैं और बहुत सीखने को मिलेगा वहाँ जाकर, अपना भी संस्कृति को वहाँ जाकर बताएंगे और बहुत उत्साहित भी है। वहीं ITBP 44वीं वाहिनी के सेनानी अशोक कुमार ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि ITBP एक तरफ जहां माओवादियों से लोहा ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है। युवा एक जो शक्ति है, उस युवा शक्ति को अपने बारे में पता लगे कि हम क्या हैं, हमारा योगदान देश के लिए क्या हो सकता है, और एक विविधता में जो एकता है, वो जो मोटिव है, हम सबका मोटिव है, उसमें एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के राज्य में जाएं, एक दूसरे की संस्कृति को पहचानें और वहाँ पे क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्या उनके हम सीख के आ सकते हैं, ताकि यहाँ पे जीवन यापन लोगों का ऊंचा उठ सके। क्योंकि युवा शक्ति जब तक विकसित नहीं होगी, तब तक हमारा देश, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा देश भी विकसित होगा। मानपुर ब्लॉक जो है, राजनांदगांव में जिला मानपुर ब्लॉक है, उसके बच्चे हैं जो कि 10 बच्चियाँ और 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और युवा हैं, एक शक्ति से ओतप्रोत हैं। और वो बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं उस आधार पर कि ज़्यादा इंटीरियर में आदिवासी इलाके के बच्चे आएँ, ताकि वो मुख्य धारा से देश की जुड़ सकें और देश के और अपने खुद के उसमें योगदान दे सकें अपनी उन्नति में। आपको बता दें कि 7 दिवसीय इस भ्रमण के दौरान नेहरू युवा केंद्र के लोग इन 20 युवाओं के साथ रहेंगे।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आने वाले गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। आने वाले महीनों में विशेष रूप से अप्रैल और मई के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर पर ठोस उपाय किए जा रहे हैं। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो तकरीबन 7% की दर से ग्रो कर रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, वो भी मांग के अनुरूप। $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिवर्ष पावर डिमांड भी 10% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन पर नजर डालें, 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो अब तक की सर्वाधिक मांग होगी। बिजली की इस मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर गर्मी के मौसम में बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसी के तहत देश के सभी विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि कोयला आधारित पावर प्लांट का रखरखाव पहले से ही कर लिया जाए। साथ ही बिजली कंपनियों से कहा गया है कि लोड शेडिंग नहीं होने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। वहीं रेल मंत्रालय ने बिजली के लिए जरूरी कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेक उपलब्धता सुनिश्चित की है। अनुमान है कि अप्रैल 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग रहने वाली है। बिजली की मांग में उस समय कमी आती है जब देश के दक्षिणी भाग से मानसून शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे देश में पहुंच जाता है। लेकिन गर्मी के इस 3 महीने में बिजली की मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने बिजली कंपनियों और सभी हितधारकों से कहा कि वे आने वाले महीनों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सभी कार्रवाई समय रहते सुनिश्चित कर लें। कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 16 मार्च 2023 से पूरी क्षमता से काम चालू कर दें। साथ ही कोयला आधारित संयंत्रों में कोयले का समुचित भंडारण की व्यवस्था हो। इसी के मद्देनजर भारतीय रेल कोयले की आपूर्ति के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने CIL, GSS और अपने स्वामित्व वाले कोयला ब्लॉकों को विभिन्न सहायक कंपनियों को 418 रेक उपलब्ध कराने पर मंजूरी दे दी है। वहीं कोयले की और मांग बढ़ने पर भारतीय रेल रेकों की संख्या में इजाफा भी करेगी, ताकि बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक बना रहे। इसके साथ साथ गैस आधारित बिजली प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल मई में 5000 मेगावाट वाले गैस आधारित बिजली संयंत्र चालू करे। गर्मियों के महीनों के दौरान गैस की आवश्यक आपूर्ति के लिए गेल ने पहले ही विद्युत मंत्रालय को आश्वस्त कर दिया है। कोयला आधारित नए संयंत्रों के जरिए 2920 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत मार्च 2023 में ही इन संयंत्रों को चालू कर दिया जाए। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सक्ती जिले के नगरदा में नवनिर्मित थाने भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नया थाना भवन बनने से आमजनों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर महंत ने कहा कि इस नवनिर्मित थाना भवन से पुलिस का कार्य संपादन सुविधाजनक और व्यवस्थित होगा। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में गति लाने के लिए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने SDM को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण योजना के मुताबिक हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा हर दिन SDM करेंगे। उन्होंने तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के कला अकादमी में 3 दिवसीय कला पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कला वीथिका में युवा कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध चित्रकार अखिलेश ने किया। कल 12 मार्च को शास्त्रीय गायन, एकल तबला वादन, वायलिन वादन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। आजादी की जंग